Hi everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में। अब थर्ड सेमेस्टर में उनके पास जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें उन्हें 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक पढ़ना है। इसके अंदर जो उनकी यूनिट सेकेंड है जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। आज के अपनी इस वीडियो में हम यूनिट सेकेंड को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको अपनी सिलेबस वाली वीडियो में बताया था कि जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देन हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस किस टाइप से इस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। देन इसके बाद हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विजयनगर साम्राज्य आखिर था क्या। तो मध्यकालीन भारत में जो दक्षिणी साम्राज्य है उसे हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली कर्नाटक में स्थित था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की। ठीक है, आखिर इसे किसने बनाया। तो हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने लगभग 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि आप कह सकते हो लगभग 310 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि आखिर विजयनगर है क्या। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम में इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पहला है वो है जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसके अंदर अगर हम प्रशासन के बारे में बात करें, जो हमारी प्रशासन की व्यवस्था है इसके अंदर हमारे दो प्रशासन आते हैं। पहला आता है केंद्रीय प्रशासन, सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इसी तरीके से वलनाडु, नाडु, स्थल, ग्राम ये घटते क्रम में हैगा। ठीक है, तो जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसके अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके अंदर जो हमारी सेकंड नंबर पे प्रांतीय प्रशासन आता है, इसके अंदर हमारा जो न्यायांकर व्यवस्था है इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारी न्यायांकर व्यवस्था है ये विजयनगर साम्राज्य की इतनी इम्पोर्टेंट व्यवस्था क्यों मानी जाती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो हमारा न्यायांकर व्यवस्था ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर। पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसके समाज के बारे में बताओ। ठीक है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब अगर बात करूँ थर्ड टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो जैसे कि जब भी हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो हम्पी के बारे में ज़रूर बात करते हैं। जो हमारा हम्पी शहर है वो क्या है, विजयनगर का राजधानी है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अब अगर फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके सैनिक से रिलेटेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी सैनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हमें उनका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है जो कि है विजयनगर साम्राज्य में जो हमारी न्यायांकर प्रणाली है उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन और किस तरीके से पूछता है एग्जाम में, न्यायांकर प्रणाली के विशेष संदर्भ में जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसके प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हमारा न्यायांकर प्रणाली आता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करूं, किस हद तक न्यायांकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या आता है, प्रशासनिक व्यवस्था आती है। उसके अंदर हमारा जो प्रांतीय प्रशासन के अंदर हमारा न्यायांकर व्यवस्था आती है वो इतनी इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य ये 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। तो यह मध्यकालीन भारत का एक दक्षिणी साम्राज्य था जिसमें जो राजा है उन्होंने 310 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, एंड इसका वास्तविक नाम हम कर्नाटक साम्राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था आता है इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे हमारा प्रांतीय प्रशासन आता है इसके अंदर आता है हमारा न्यायांकर व्यवस्था। ठीक है, एंड ये सभी जो है ये घटते क्रम में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ केंद्रीय प्रशासन के अंदर क्या क्या आता है, जैसा कि आपको पता होगा पहले सबसे ऊपर कौन होता है, राजा। उसके बाद कौन होता है, युवराज। फिर मंत्री परिषद, फिर सैन्य प्रशासन, फिर क्या होता है, भू राजस्व जहाँ से आप टैक्स लेते हैं एंड सरकारी खजाने में उसे जमा करते हैं, एंड न्याय। ठीक है, इस टाइप से रहता ही है।
तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विजयनगर के सेकंड नंबर पे जो हमारा प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके अंदर क्या आता है, न्यांकर व्यवस्था आता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर व्यवस्था होगा। ठीक है, के अंदर जो हमारा विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण अंग थी। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी वर्ड मिसिंग हो गई है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में न्यांकर व्यवस्था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, पहले लाइन में आप ये लिख लेना। एंड सेकंड लाइन की अगर हम बात करें, न्यांकर व्यवस्था को विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, एंड यही ये जो व्यवस्था है न्यांकर व्यवस्था, ये चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जो न्यांकर व्यवस्था है वो है क्या। ठीक है, तो ये जो न्यांकर व्यवस्था है ये और कुछ नहीं, जो हमारी एकता प्रणाली थी ना, जो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था, सेम यही है। बस यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया है, न्यांकर व्यवस्था है। साउथ में आके इसका नाम क्या हो गया है, न्यांकर व्यवस्था। बाकी जो इसका सिस्टम है वो डिट्टो जो हमारी एकता प्रणाली है उससे पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, एकता प्रणाली में क्या होता था, एकता प्रणाली में होता था कि जितने भी जो राजा हैं उसके जो अधिकारी होते हैं वो राजा को जो सेवा प्रदान करते हैं, तो राजा उन्हें वेतन नहीं देता, उन्हें पैसे नहीं देता, पैसे के बदले कुछ एरिया दे देता है, कुछ नए क्षेत्र दे देता है जिसपे जो अधिकारी है वो शासन करते हैं। ठीक है, एंड वो जो एरिया देते हैं उसका नाम क्या होता था, इक्ता होता था। ठीक है, एंड जो अधिकारी उसका उपभोग करते थे, यानी कि जो उस इक्ता भूमि के मालिक थे, उन्हें हम क्या कहते थे, इक्तेदार कहते थे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं विजयनगर साम्राज्य के अंदर न्यांकर व्यवस्था के बारे में बात करूं तो सेम डिट्टो वही है, बस आपको नाम चेंज मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भी सेम वही है, जितने भी जो सैनिक होते हैं या फिर गैर सैनिक लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं जो कि राजा को अपनी सेवा देते हैं, तो इसमें भी जो राजा होता है वो उनको वेतन नहीं देता, उनको पैसे नहीं देता, बल्कि उन्हें पैसे के बदले में कुछ नए क्षेत्र दे देता है, कुछ नए एरियाज दे देता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें इनका नाम इक्ता नहीं है, इनका नाम है अमरम। क्या नाम है, अमरम। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो भी अमरम भूमि का जो मालिक होता था उन्हें हम अमर नायक कहते थे। ठीक है, जबकि इक्ता प्रणाली में हम उन्हें क्या कहते थे, इक्तेदार कहते थे। लेकिन अगर हम बात करूं विजयनगर के न्यांकर व्यवस्था के अंदर इसे हम अमर नायक कहते हैं। ठीक है, बस वही नाम का अंतर है, बाकी जो सिस्टम है वो डिट्टो इक्ता प्रणाली से मिलता है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी आपके लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जो यूनिट फर्स्ट में जो हमने एकता प्रणाली पढ़ी थी उसी पर आधारित ये व्यवस्था है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की न्यांकर व्यवस्था सल्तनत काल की एकता व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार जो हमारी एकता व्यवस्था है उसमें जो सैनिक होते हैं या फिर गैर सैनिक होते हैं वो अपनी सेवाओं के बदले उन सभी को जो राजा है वो वेतन नहीं देता था, पैसे नहीं देता था, उसके बदले नए क्षेत्र या फिर भूमि के टुकड़े यानी कि कुछ भूमि दे देता था। ठीक है, एंड इन्हीं भूमि को या फिर इन्हीं क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इक्ता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य में न्यांकर व्यवस्था के बारे में, तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसके अंदर जो न्यांकर व्यवस्था में जितने भी सैनिक या फिर जो गैर सैनिक जो अधिकारी होते हैं जो राजा को अपनी सेवा देते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी प्रदान की जाने वाली सेवा होती है उसकी उस सेवाओं के बदले जो राजा होता है वो उन्हें पैसे नहीं देता, पैसे के बदले नए क्षेत्र या फिर भूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इन भूमि को हम विजयनगर साम्राज्य में अमरम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरम। ठीक है, अब जो अमरम भूमि के जो धारक होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं या फिर जो मालिक होते हैं उन्हें हम अमर नायक कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अब ये इजी हो गया होगा जो न्यांकर व्यवस्था है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसकी स्टार्टिंग के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मत या फिर विवाद प्रचलित हैं। ठीक है, कुछ लोग, कुछ जो विद्वान होते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। ठीक है, कुछ और अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मत प्रचलित है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनेक विवाद हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि जो सैनिक है उन्हें हम नायक कहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि जो नायक थे वो भू सामंत थे। अब भू सामंत कौन थे कि जो राजा को अपनी सेवा देते थे
एंड राजा उन्हें वेतन के बदले, यानी कि पैसे नहीं देता था, पैसे के बदले, और जो उनकी सेना का रख रखाव करते थे, जो भूसामंत थे क्या करते थे, उनकी सेवा का रख रखाव भी करते थे, उसके बदले उन्हें क्या मिलता था, भूखंड दिए जाते थे राजा के द्वारा। ठीक है, अब उन भूखंड को या फिर उन नए क्षेत्र को क्या कहते थे, अमरम कहते थे। ठीक है, अब जो अमरम भूमि के जो धारक हैं या फिर जो अधिकारी हैं उन्हें हम अमरनायक कहते थे। इस तरीके से उनका नाम अमरनायक पड़ा था। ठीक है, ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसके संदर्भ में अनेक विवाद प्रचलित हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो 16वीं शताब्दी है, ठीक है, इसमें जितने भी अगर हम नायकों की संख्या की बात करें तो लगभग 200 हो गई थी। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण में है। ठीक है, तो दक्षिण में जो अमर नायकों को जो नियुक्त किया था वो सबसे ज़्यादा दक्षिण के अंदर तमिलनाडु में नियुक्त किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो अमर नायक होते थे यानी कि जो उस भूमि के स्वामी होते थे, उनके दो कर्तव्य निर्धारित किए गए थे कि उन्हें ये दो काम करने ही होते थे। पहला काम क्या कि उस राज्य से यानी कि वो जो प्रदेश उन्हें मिला होता था उससे प्राप्त जो उनकी आय होती थी वो क्या करते वहाँ से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, उससे प्राप्त उन्हें जितनी भी आय होती थी उस आय का एक अंश उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। पहला काम तो उनका ये हो गया। अब सेकंड काम क्या था उनका कि उन्हें इसी आय की सहायता से जो राजा की सहायता करने के लिए सेना रखनी पड़ती थी और आपातकाल में राजा को सेना की पूर्ति करनी होती थी। ठीक है, पहला काम क्या था कि सरकारी खजाने के लिए उन्हें जमा करना पड़ता था, वहाँ से जितने भी उन्हें टैक्स मिलेगा। ठीक है, पहला काम क्या था मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला काम था कि जो उन्हें क्षेत्र मिले हैं उनसे जितने भी उन्हें टैक्स मिलेगा, ठीक है, टैक्स को उन्हें उनका जो एक भाग है वो सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। एंड सेकंड नंबर पे जो अमर नायक है उनका क्या काम था, उन्हें अपनी सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, एंड अगर राजा को सेना की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें सेना की आपूर्ति करते थे। जो अमर नायक थे इनके ये दो काम निर्धारित किए गए थे। अब यहाँ पर हम डिफरेंस को समझेंगे, नायकों के बारे में और प्रांतीय गवर्नर के बीच हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो जो प्रांतीय गवर्नर था वो राजा का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, एंड वो क्या करता था, राजा के नाम पे अपना शासन चलाता था, जबकि जो नायक होते थे वो सैनिक सामंत होते थे। ठीक है, एंड उनका क्या काम था, सैनिक और वित्तीय यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती थी उनका दायित्व पूरा करने के लिए उन्हें नए क्षेत्र दिए जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नए क्षेत्र थे उनमें क्या करता था, एक तो सैनिक को उन्हें इकट्ठा करना होता था और दूसरा जो उससे पैसे मिले उसे सरकारी खजाने में जमा करना होता था। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, गवर्नर की तुलना में जो नायक होते थे उन्हें अपने प्रदेशों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक है, यानी कि उन्हें जो एरिया दिए जाते थे, जो नायक थे उनमें वो सिर्फ अपना नियंत्रण चलाते थे एंड उस पर वो जो नायकर प्रदेश थे उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यानी कि आप कह सकते हो ये जो अमर नायक थे वो उस एरिया के किंग थे। ठीक है, आप कह सकते हो उस एरिया के किंग थे एंड कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसके बीच में जो काम है उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन थी, ये केवल तभी, इसके अंदर दो कंडीशन थी, राजा इसमें हस्तक्षेप कर सकता था लेकिन वो कभी करता नहीं था। दो ही कंडीशन में वो इसमें हस्तक्षेप करता था। पहली कंडीशन क्या है कि जब विशेष परिस्थिति हो, जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो जो नायक है उन्हें हटा सकता था, या फिर अथवा शासन के मामले में असक्षम होने पर, यानी कि जब राजा को ऐसा लगता था कि जो वो उसकी जो पावर है वो कम होते जा रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था बाद में जो राजा होते थे, ये जो नायक होते थे वो क्या करने लगे, वो उस एरिया का अपने आप को किंग समझने लग गए। ठीक है, तो जैसा कि एकता प्रणाली में सबने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि मैं ही किंग हूँ, इसी तरीके से जो विजयनगर साम्राज्य में जो नायकर प्रणाली है इसमें भी जो नायक है वो अपने आप को किंग समझने लग गया है। ठीक है, एंड वो राजा की बात नहीं मानते थे। कुछ इस टाइप का यहाँ पर भी होने लग गया। ठीक है, तो सिर्फ ऐसी कंडीशन में जो राजा था वो इन सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था और नायकों को हटा सकता था। ठीक है, जब उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो पावर है वो कम हो गई है। ठीक है, एंड अब थर्ड पॉइंट है, नायकों को एक अमरम प्रदेश से दूसरे अमरम प्रदेश में स्थानांतरित करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि जो नायक थे उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो गवर्नर होते थे उन्हें आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, जो गवर्नर हैं उन्हें दंड नायक कहते थे, ठीक है। और गवर्नर जो जितने भी गवर्नर थे वो अधिकांश ब्राह्मण थे, किंतु जो नायक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, उसका कोई हमें प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है। अब अगर मैं आपको उसका कंक्लूज़न के बारे में बताऊं, तो जैसा कि कुछ भी नई चीज़ लॉन्च होती है, क्यों लॉन्च होती है, या तो हमें उसके कुछ फ़ायदे दिखते हैं इसलिए हम उस नई चीज़ को लॉन्च करते हैं, या तो हमें उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उस चीज़ को लॉन्च करना होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर आप कह सकते हो उनकी कुछ आवश्यकता होती है, या फिर उन्हें कुछ फ़ायदे दिखते हैं, इसी के कारण वो न्यायाकर यहाँ पर व्यवस्था होगा, ठीक है, व्यवस्था की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है जो न्यायाकर व्यवस्था से, कि अब जो राजा है वो ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ पर भी अपने जो अमर नायक है उन्हें नियुक्त कर रखा है, अपने अंडर लोगों को काम पे लगा रखा है। एंड दूसरा और क्या फ़ायदे थे उसके, कि अब वो हर जगह से टैक्स वसूल सकते थे, जिससे कि जो सरकारी खजाना है, जो केंद्रीय खजाना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे जो फ़ायदे थे एंड आवश्यकता एंड सिचुएशन के हिसाब से जो न्यायाकर व्यवस्था है इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इस व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लग गए। ये वर्ड में स्पेलिंग एरर है, दोष होगा, ठीक है, इस तरीके से दोष पैदा होने लगे। अब अगर मैं बात करूँ जो वहाँ पर कृष्णदेव राय, ये जो शासक थे ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे एंड शक्तिशाली माने जाते थे, विजयनगर साम्राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो कृष्णदेव राय है उनकी मृत्यु हो गई। जब वो मर गए देन उसके बाद जितने भी नायक थे उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाया एंड खुद को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया एंड कहने लगे कि आई एम द किंग, मैं किंग हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जितने भी नायक थे वो अपना जो प्रदेश है उसका विस्तार करना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि वो दूसरे प्रदेशों पर भी कब्जा करें, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आंतरिक युद्ध हो गया, ठीक है, आपसी में लोग लड़ने लग गए हैं। जो दूसरे अमर नायक हैं वो दूसरे अमर नायकों से युद्ध में लड़ने लग गए अपने विस्तार करने के लिए, जिससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो न्यायाकर व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो न्यायाकर व्यवस्था है उसका अंत हुआ, उसका विनाश कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, जो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, परिवर्तनशील आर्थिक आधार के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। 2018 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। हमें बेसिकली क्या पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है। इसी तरीके से 2020 के पेपर में पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज और अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है ना वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो अमीर राज्यों की गिनती में उसका नाम आता था, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो उसकी जो आर्थिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास के अति धनी राज्यों की गणना में विजयनगर साम्राज्य का नाम आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनेक विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यानी कि जितने भी विदेशी यात्री थे वो भी कहते थे जो विजयनगर साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, काफ़ी ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था के मामले में आगे है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था है वहाँ की। अब अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इस तरीके से हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया। पहले हम सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे, देन आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे। अब सामाजिक स्थिति के अंदर इसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 पार्ट हैं, इसे मैंने पार्ट नहीं किया, आपका लेना, ठीक है। सामाजिक के अंदर जो हमारा पहला आता है वो है वर्ण व्यवस्था। सेकंड नंबर पे आप लिखोगे महिलाओं का स्थान, थर्ड नंबर पे खान पान एंड फोर्थ नंबर पे आपका आएगा कई कुप्रथाएं मौजूद थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, देन आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा पहला आता है वर्ण व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो वर्ण व्यवस्था थी वो हिंदू के जो 4 अंग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सभी थे, ठीक है। एंड ब्राह्मणों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त था एंड उनको विभिन्न विषयों पर राय ली जाती थी एंड जितने भी ब्राह्मण थे ना उन्हें उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था।
ठीक है, एंड सेना में क्षत्रियों को लिया जाता था, एंड वैश्य व्यापारी थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें महिलाओं के स्थान के बारे में, तो जो विजयनगर है उसमें महिलाओं को काफ़ी अच्छा स्थान मिला था। उनके साथ किसी भी तरह का जो भेदभाव था वो नहीं होता था। ठीक है, महिलाओं को विजयनगर में बहुत सम्मान प्राप्त था, एंड वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, एंड राज्यों के उच्च पदों पर भी जो महिलाएं थे वो नियुक्त थी। ठीक है, इसके अलावा युद्ध हो या फिर त्यौहार हो, दोनों में महिला और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें खान पान के बारे में, तो ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था, एंड ब्राह्मणों को छोड़कर खान पान ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए खान पान पर प्रतिबंध थे। ठीक है, एंड जो राजा और जो साधारण जनता थी वो मांसाहारी थी। ठीक है, और गाय और बैल को छोड़कर वो बाकी सभी जानवरों के मांस खाते थे। ठीक है, अब जो विजयनगर साम्राज्य में है उसमें कई सारी कुप्रथाएं भी थी। ठीक है, कुछ अच्छी बातें भी थी तो कुछ खराब बातें भी थी। विजयनगर समाज में कई कुप्रथाएं थी, यहाँ पर वर्ड स्पेलिंग आ रहा है। ठीक है, उसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। अब अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इसके अंदर जो कृषि के अंदर हम बात करें, साधारण जनता कृषि करती थी, समाज में कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। अब व्यवसाय के बारे में बात करें तो वस्त्र व्यवसाय बड़ी उन्नत व्यवस्था में था, और रेशमी और सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जो भारत के जितनी वस्तु थे उनकी जो विदेशों में काफ़ी ज़्यादा मांग थी। ठीक है, अब आयात और निर्यात के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों ही प्रकार के व्यवसाय उन्नत अवस्था में थे। समाज में अनेक बंदरगाह थे। वस्त्र, चावल, लोहा, शक्कर, मसाले, ये सभी चीज़ें निर्यात की जाती थी। ठीक है, वही अगर हम बात करें घोड़े, मोती, तांबा, कोयला और रेशम, ये सभी आयात किए जाते थे विदेशों से। ठीक है, अब व्यापारिक स्थिति की अगर हम बात करें तो विजयनगर में व्यापारिक विकास बहुत हुआ। ठीक है, विजयनगर और पुर्तगाल में जो घनिष्ठ संबंध था व्यापार को लेके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा संबंध था। यह साम्राज्य विदेशी व्यापार के लिए एक महान केंद्र था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो विजयनगर की जो आर्थिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी। अब जो थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है वो सैनिक प्रशासन से बनता है। ठीक है, 2019 के पेपर में पूछा गया था, विजयनगर राज्य का संगठन उसकी सैन्य आवश्यकताओं से प्रभावित है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के पास एक विशाल स्थायी थल सेना थी। ठीक है, इसके अलावा उसके पास एक शक्तिशाली जल सेना भी थी। विजयनगर की सेना शत्रुओं को विजयनगर साम्राज्य से रक्षा करती थी। ठीक है, विजयनगर सल्तनत से उनकी लंबी शत्रुता थी। जैसे कि आपको पता होगा जो विजयनगर है और जो सल्तनत है इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती थी। साम्राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च किया जाता था, जिससे अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ता था। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा अंश है वो सेनाएं पे खर्च किया जा रहा है अर्थव्यवस्था का, तो उससे अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा दबाव पड़ता था। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर सेनाओं को संख्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जो सेना है उसमें इतने लोग थे, कुछ कहते हैं इतने लोग थे। ठीक है, तो निकोला डे कोटी के अनुसार कृष्णदेव राय के जो शासनकाल है उसमें 90,000 पुरुषों का आंकड़ा बताया है। ठीक है, लेकिन फरनाओ यूनन के अनुसार, अब वो क्या कहते हैं, नहीं तुम गलत बता रहे हो, इसमें लगभग 10 लाख लोग थे। ठीक है, जिसमें से जो 70,000 थे वो पैदल थे, एंड 32,000 घुड़सवार थे, 550 युद्ध हाथी शामिल थे। ठीक है, अब वहीं जो रायवाचक वो क्या कहते हैं, नहीं तुम दोनों गलत बता रहे हो, जो 5 लाख पैदल थे। ठीक है, 60,000 घुड़सवार थे और 1200 योद्धा हाथी थे। ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। अब अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की मुख्य 2 शाखाएं थी, काई जेटा सेना और अमर नायक सेना। ठीक है, ये 2 सेना इसे बांटा गया था। अब काई जेटा सेना के अंदर कृष्णदेव राय के शासनकाल में 50,000 पुरुष थे। ठीक है, जिसमें से 2,000 घुड़सवार थे। अब अमर नायक सेना की अगर बात करूं तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, विजयनगर साम्राज्य में जो नायंकर व्यवस्था के अंदर हम सैनिक और असैनिक होते हैं, उनकी सेवाओं के बदले उन्हें वेतन की जगह
उन्हें वेतन की जगह कुछ नए क्षेत्र दिए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम अमरम कहते हैं। एंड जो अमरम के जो धारक होते हैं उसे हम अमर नायक कहते हैं, ठीक है। तो ये उनके जो सैनिक होते थे, ठीक है। अब इनके 2 कर्तव्य निर्धारित थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इससे प्राप्त आय का एक अंश उन्हें क्या करना होता था, केंद्रीय खजानों में जमा करना होता था, ठीक है। उन्हें इसी आय से राजा की सहायता के लिए सेना रखनी पड़ती थी और आपातकाल में राजा को सेना की पूर्ति करनी होती थी, ठीक है। अब जो आपका लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है 2019 के पेपर में पूछा गया था, हम्पी शहर शाही सत्ता का प्रतिबिंब है, विवेचना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हम्पी से। अब हम्पी क्या थी, मैंने आपको पहले बता रखा है, जो विजयनगर साम्राज्य उसकी राजधानी थी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के सेनाओं ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उन्हें खदेड़ दिया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना द्वारा उसे लूटा गया और उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1326 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी सेनाओं से इसे नष्ट किया। विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी के आसपास अपनी राजधानी बनाई, इसे विजयनगर कहा गया, ठीक है। अब इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो कई इतिहासकार क्या कहते हैं कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम इस साम्राज्य के संस्थापक थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने बुनियादी ढांचे और मंदिरों का विस्तार किया। निकोलस और कई इतिहासकार क्या कहते हैं, उनके अनुसार मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा शहर और भारत का सबसे अमीर राज्य था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था ये जो विजयनगर था, पैसों के मामले में काफ़ी अमीर माना जाता था। इसी की संपत्ति ने फ्रांस, पुर्तगाल आदि को अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने बौद्धिक गतिविधियों और कलाओं में काफ़ी ज़्यादा विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिया, लोगों को उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने एक विशाल सेना, शक्तिशाली सेना बनाई और संतों के, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग आ रहा है, ठीक है। और कई युद्ध लड़े, सल्तनतों, यहाँ पर होगा सल्तनतों, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सल्तनतों के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ चलती थी, ठीक है। तो काफ़ी उन्होंने युद्ध लड़े। उन्होंने सड़कों, कृषि, धार्मिक इमारत और यानी कि सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा निवेश किया, ठीक है। अब अगर हम इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है, उसकी कृषि के बारे में, अन्य व्यवसाय के बारे में, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट नहीं था। कुल मिलाकर विजयनगर की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पॉइंट और जोड़ देने हैं, ठीक है। मुस्लिम सल्तनतों के साथ युद्ध जारी रहा, ठीक है। 1565 में मुस्लिम ने विजयनगर के बुनियादी ढांचे के जो कपड़े का जो निवेश होता है उस पर भारी नुकसान पहुंचाया, ठीक है। एंड युद्ध के 6 महीने बाद तक शहर को लूटा गया और जलाया गया और उसे खंडर के रूप में छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारा विजयनगर में जो हम्पी है और जो विजयनगर है उसका अंत हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।